नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर आपका स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बिगनर्स इन पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे और इसके दो पहलू होंगे। अगली 10 मिनट की बातचीत है लगभग। ये पहला पहलू ये होगा कि जो लोग बिगनर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनको क्या करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है विषय के साथ। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जो साथी या जो प्रोफेसर्स, जो टीचर्स बिगनर्स को डील कर रहे हैं, उनको कौन सी सावधानियां बरतनी है, कैसे बिगनर्स को डील करना है। जैसा मेरा अनुभव है छोटा सा, उसके हिसाब से मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो इसमें यही है कि बिगनर्स कौन है। बिगनर्स मेरे लिए वो हैं जो पॉलिटिकल साइंस को शुरुआत से बहुत बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं और उसको अच्छे लेवल तक पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें मोटे तौर पर तो वो बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन करेंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ शुरू, लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो चाहें तो प्राइवेट तौर पे या थोड़ा कम पढ़ करके, काम चला करके एमए भी कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विषय को सीरियसली स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इस टॉक के अंतर्गत उन लोगों को भी बिगनर्स ही माना गया है। मेरा पिछली बार का अनुभव है, मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाता हूँ आमतौर पे। उसका कारण ये भी है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने की या थोड़ा उन पर ज़्यादा ख्याल रखने की, उनकी शुरुआत को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी ज़्यादा देखभाल, थोड़ी ज़्यादा टोका टोकी, थोड़ी ज़्यादा कहना सुनना, थोड़ा ज़्यादा पूछना ताछना, ये मैं करता रहता हूँ। इसलिए मेरा चॉइस है कि मैं बीए फर्स्ट ईयर को पढ़ाता हूँ। पिछली बार मैंने एक काम किया कि जैसे बच्चे एडमिशन लेने आ रहे थे, एडमिशन कमेटी में मैं था, तो मैंने बच्चों का ग्रुप बनाया और क्लासेस शुरू होने से पहले उनके ग्रुप में एक किताब भेजी कक्षा 11 की, एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको आसानी से मिल जाती है किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके। उसको मैंने भेजा और बच्चों को ये इंस्ट्रक्ट किया कि जब तक क्लासेस शुरू हो रही हैं, एडमिशन चल रहे हैं, उस बीच आप लोगों को ये किताब पढ़ ही लेनी है किसी भी स्थिति में। अब बच्चे नए होते हैं तो ठीक है, अब ज़्यादा बात मानते भी हैं। तो कुछ जो अच्छे बच्चे थे उनमें से ज़्यादातर ने इस किताब को पढ़ लिया। और आपको हैरानी होगी ये जानकर, आप ये तो जानते ही हैं सभी लोग कि यूपी में सिलेबस यूनिफाइड कर दिया है। तो जो पहला पेपर है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसके बारे में एक बेसिक समझ बच्चों को वैसे भी रहती है, क्योंकि कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी वो कुछ पढ़ के आते हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि जब तक बच्चे मेरे पास पहुँचे पढ़ने के लिए मेरी क्लास में, तो उनके पास कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट्स, तो कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट, कुछ बहुत अधपके से, अधकचरे से कॉन्सेप्ट्स उनके पास थे। तो आप एज ए प्रोफेसर या एज ए टीचर आप लोग ये देखते भी होंगे कि जब बच्चा आप कोई सवाल करते हैं और उसका बहुत कच्चा पक्का सा रिस्पॉन्स करता है, तो ये बहुत प्रफुल्लित करता है आपको। कम से कम क्लासेस की शुरुआत में कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी ये रिस्पॉन्स करने की कोशिश भी करता है, तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ, हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे और ये चल निकलेगा। तो ऐसा हुआ। तो कम से कम शुरुआत में जो बिगनर्स हैं वो अपनी शुरुआत पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी से करें। ओल्ड एनसीईआरटीज या न्यू एनसीईआरटीज के चक्कर में बहुत फंसने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो रिसेंट बुक्स हैं एनसीईआरटी की, आप उन्हीं को पढ़ें। और मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम कक्षा 9-10 की जो लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट और सेकंड है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमारा पूरा जो सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका बेस डेमोक्रेटिक है। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के हैं। तो इसलिए इस डेमोक्रेसी को ठीक से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप बिगनर्स को ये कहें कि वो कक्षा 9-10 की एनसीईआरटीज पढ़ें, एहतियात के लिए या सहूलियत के लिए या अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की भी पढ़ लेते हैं तो इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि आप एक लेवल पे हैं, 12th क्लास पास कर चुके हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है आपके लिए कि 6 से 8 तक की पढ़ें। 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको डेमोक्रेसी के बारे में एक बेसिक समझ बनेगी। आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि बहुत सारी किताबों से हमने डेमोक्रेसी को पढ़ा, उसकी थियरीज को पढ़ा, लेकिन सच में डेमोक्रेसी के कंपोनेंट्स क्या हैं या उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, या जिस भी भाषा में आप केमिस्ट्री फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे, डेमोक्रेसी वास्तव में बनती कैसे है, कौन सी चीज़ों से डेमोक्रेसी बनती है और वो तात्विक यानी सब्सटेंटिव कैसे बनती है, इसको समझने के लिए सबसे बेहतर माध्यम मुझे कक्षा 9 और 10 की किताबें लगी। इस पर कभी फिर से बात करेंगे, अभी मैं वहीं लौट रहा हूँ। उसके बाद उनको कक्षा 11 की जो किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको तो पढ़ाए ही। और चूंकि बच्चे नए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आमतौर पे थोड़ा लंबा भी चलता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा जो प्रोफेसर साथी हैं वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें या इस पे अमल करने की थोड़ी सी कोशिश करें कि बच्चों को जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, एक तो उनको
उनकी लाइफ से अगर मिल जाए कोई एग्जाम्पल तो सबसे बेस्ट होता है कि किसी बच्चे को असमानता अगर हम बता रहे हैं और हमने उसकी लाइफ से कोई एग्जाम्पल दिया, किसी बच्चे को हम स्त्री या नारी के रूप में बड़ा होना बता रहे हैं या किसी जेंडर विशेष के रूप में बड़ा होना बता रहे हैं और हम उसकी लाइफ से कोई एग्जाम्पल ला रहे हैं, हम जस्टिस और इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, तो ये बहुत शानदार अनुभव होता है उनके लिए और बच्चा उसे तेजी से ग्रैब करता है। तो एक बात तो ये है। दूसरा, हम बेशक इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलना है। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल इसका दे रहा हूँ कि मौलिक अधिकार हमको पढ़ाने हैं, तो सामान्य समझ तो ये कहती है कि हम आर्टिकल 12 से शुरू करें और 35 तक बच्चों को पढ़ा दें, संविधान की बेसिक चीज़ें बता दें और फिर मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दें। लेकिन आप सच माने कि जब तक आप बच्चे को ये समझाएंगे नहीं कि अधिकार होते क्या हैं, फिर मौलिक अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों के मूल रूप से जो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन से होते हैं, इसकी एक बेसिक समझ जब तक बच्चे के अंदर नहीं आएगी, ये अधिकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, तब तक बच्चा मौलिक अधिकारों से उतना गंभीरता से कनेक्ट नहीं हो सकेगा। तो एक बात तो ये कि हमको बच्चे को थोड़ा सा पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट का टच भी परोसना है। इसका एक फ़ायदा तब भी होता है जब आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट वाला पेपर, तो तब बच्चा आपकी जो पहले कही गई बातें हैं उनसे जुड़ता जाता है और उसके लिए सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आसान हो जाता है, अदरवाइज वो एकदम से टिपिकल बनता है। तो एक बात तो मैंने ये कही कि बच्चे को उसकी डेली लाइफ से एग्जांपल्स अगर मिल जाएं। दूसरी बात ये कि आपकी क्लास में आने से पहले बच्चा थोड़ा सा तैयार हो जाए, एनसीईआरटी कम से कम पढ़ ले। और तीसरी बात ये कि हमको थोड़ा सा स्लो परोसना है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी अपील भी है कि सिलेबस पूरा करने की बहुत जद्दोजहद या बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बच्चा जितना भी हम लोग उसको कंटेंट दे रहे हैं वो उस तक पहुँचे, वो उसको ग्रैब कर सके, उसको ठीक से एनालिसिस कर सके, उसको अपने आप से जोड़ सके और उसको एब्जॉर्ब कर सके, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। अगर सिलेबस का एक हिस्सा नहीं भी हो पाता है पूरा, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता करके एक सेमेस्टर के लिए उसका सहारा बन सकते हैं बेशक। तो दूसरी बात मैंने ये कही है कि थोड़ा सा स्लो परोसें। और तीसरी बात यह है कि बच्चे का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट, कुछ अच्छी किताबें, आप ये कह सकते हैं, ये किसी का तर्क हो सकता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट कहाँ से पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं या उतना पढ़ते ही नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन कम से कम उसमें से 10% या 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा, आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट होते ही हैं, अच्छी किताबें होती हैं, तो किसी किसी दिन क्लास में जा करके, किसी दिन लाइब्रेरी में ले जा करके बच्चों को किताबों से रूबरू जरूर कराएं। ग्रेजुएशन तक हम एक कॉलेज में पढ़े और हमको ये लगता था कि जो 6 किताबें हमने सिलेबस की पढ़ी हैं वही पॉलिटिकल साइंस है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखी तब हमको समझ में आया कि वास्तव में सिलेबस या एक सब्जेक्ट होता क्या है। तो बच्चे के दिमाग में ये फ्रेमिंग पहले से होनी चाहिए कि कितनी किताबें हैं वास्तव में और कितनी डाइवर्सिटी है हमारे सब्जेक्ट में, सिलेबस में, और कितनी नई नई चीज़ें हम लोग पढ़ और समझ सकते हैं। तो अगर वो उस समय नहीं भी पढ़ता तो उसके दिमाग में सब्जेक्ट को लेकर एक फ्रेमिंग रहेगी। आप बहुत सारे साथी इस बात को बेहतर जानते होंगे, कितने सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस में एमए करने आ जाते हैं बस इंडियन पॉलिटी का पेपर पढ़ के। उन्होंने किसी कंपटीशन के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ ली कभी, उनको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस हमने कवर कर लिया है, चलो इसमें एमए भी कर लेते हैं। जब वो आकर के अंदर एमए के 16 पेपर देखते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये तो बड़ा वास्ट है अपने आप में। और कितने सारे बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस मैंने खुद से देखा है। पॉलिटिकल साइंस में जो हायर एजुकेशन करने वाले बच्चे हैं उनका एक बड़ा परसेंटेज लक्ष्मीकांत या इंडियन पॉलिटी कंपटीशन के लिए पढ़ के जो लोग तैयार कर लेते हैं, वो बच्चे आते हैं एमए करने। बाद में उनको समझ में आता है कि सच में जो पॉलिटिकल साइंस है उसका एक पेपर ही है इंडियन पॉलिटी, तो एक भी नहीं बल्कि आधा पेपर कहेंगे। एक बात हमको ये ख्याल रखनी है कि बच्चे के दिमाग में किताबों का जो टेक्स्ट का नाम है वो जाते रहना चाहिए और उससे टच भी बच्चे का बना रहना चाहिए। इसके लिए मैंने तो ये किया कि बच्चों को जा करके 2-3 दिन लाइब्रेरी घुमाया और उनको ये दिखाया कि कौन सी किताबें हमारे विषय की हैं और ज़्यादा बेहतर कौन सी किताबें हो सकती हैं जो आप पढ़ रहे हैं सिलेबस में, उससे भी बेहतर ओरिजिनल टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, ये भी आप थोड़ा थोड़ा उनको ज़रूर टच कराएं। इसके अलावा कुछ अच्छी किताबें आप लोग उनको दें। जैसे 2 किताबों के मैं नाम लेता रहता हूँ अक्सर। एक तो AD आशीर्वादम सर की है राजनीति विज्ञान, जो एस चांद पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। ये राजनीति विज्ञान के सब पाठकों के पास होनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन भी है। और मेरा ये
कहना भी है कि ईडी आशीर्वादम की किताब, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, टीचर, स्कॉलर, स्टूडेंट किसी भी रूप में आप इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है वो ज़रूर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक किताब है प्रोफेसर वी आर पुरोहित की राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत। ये किताब भी बहुत अच्छी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई है। तो ये जो बिगनर्स हैं, सब्जेक्ट को थोड़ा सा पहले शुरुआत में स्लो करके पढ़ें और पढ़ाएं, फिर उसके बाद जब आप एक बार ट्रैक पे आ जाएंगे तो फिर अपनी गाड़ी को तेज़ दौड़ा सकते हैं। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपाधापी की, सिलेबस पूरा करने की, सिलेबस ख़त्म करने की ना तो पढ़ाने वालों को जल्दबाजी करनी चाहिए और ना ही पढ़ने वालों को। जब आप एक बार चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको विषय के साथ जो आपकी संपृक्ति है, आपकी संबद्धता है, तो वो ज़्यादा गंभीर होती है, ज़्यादा गहरी होती है और ज़्यादा सहज और सरल भी होती है। इस विषय की बिगनिंग करने के बारे में, इस विषय में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस विषय को कैसे पढ़ सकते हैं, इस विषय में आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जो नए साथी हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको भी आप इस चैनल के साथ जोड़ें, ऐसा मेरा आग्रह है। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।